अब देखो, आज हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट लेक्चर है ना। और आज हम लोग बात करेंगे कैविटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के। जैसे कई बार इलेक्ट्रोस्टैट में देखा होगा कि वहां पे कहीं स्फेयर होता है और स्फेयर के अंदर हम कैविटी क्रिएट कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या करता है, पूछा जाता है एक्चुअली। तो देखो, सबसे पहले कुछ रिजल्ट समझो जरा। पहला रिजल्ट में क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, और इस कंडक्टर के अंदर हमने क्या करा है, इस कंडक्टर के अंदर हमने यहां पे एक कैविटी क्रिएट कर दी। तो जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर में हम कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। और ध्यान रखो, जरूरी नहीं कि कैविटी का शेप स्फेरिकल ही हो, कैविटी का शेप हम कैसा भी बना सकते हैं। तो मान लो कैविटी हमने कुछ इस तरह से बना दी, तो ये पूरा तुम्हारा यहां पे क्या है, मेटल है। तो ध्यान ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे कंडक्टर की। अब पहला रिजल्ट क्या है, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो कैविटी क्रिएट करी, कैविटी का मतलब जितना पार्ट हमने कट करके बाहर निकाल दिया। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में हमने कैविटी क्रिएट करी, अच्छा कैविटी को तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि हमारे पास एक शेल है, हमारे पास एक शेल है और शेल की वहां पे क्या है, कुछ थिकनेस है। हमारे पास एक शेल है, शेल की कुछ थिकनेस है, तो अंदर का जो एरिया रहेगा, अंदर का जो वॉल्यूम रहेगा, वो मेरी क्या है, कैविटी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर हमने कैविटी क्रिएट करी और मान लो इस कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं Q। तो पहला रिजल्ट क्या होता है, अगर कंडक्टर में हमने कैविटी क्रिएट करी है और कंडक्टर को हम Q चार्ज दे रहे हैं, तो जो भी Q चार्ज रहता है, ये Q चार्ज जाता है कहां पे, इसके आउटर सरफेस पे। मान लो इस सरफेस को हम बोल रहे हैं S1, इस सरफेस को हम बोल रहे हैं S2। तो पहला रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने कैविटी क्रिएट कर दी है, लेकिन अगर इस कंडक्टर को मैं Q चार्ज दे रहा हूं, तो जो भी Q चार्ज रहेगा ये पूरा का पूरा S2 सरफेस पे जाएगा। क्लियर? अच्छा, कैसे हम बोले कि S2 सरफेस पे जाएगा, तो वहां पे याद होगा हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। अब बताओ, इस तरह का अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो हमें मालूम है कि इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो इनसाइड कंडक्टर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो वहां पे हमने डिफाइन किया था फ्लक्स को लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA किसके बराबर 1/ε0 टाइम्स Q इन। तो इस रिजल्ट को हम लोग गॉस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, और फ्लक्स अगर जीरो होगा तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस जीरो होगा। तो इस सरफेस पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो पूरा का पूरा प्लस Q चार्ज कहां जाएगा, आउटर पे जाएगा। क्लियर? तो ये तो पहला रिजल्ट था वहां पे। तो हमने यहां से क्या बोला, हमने यहां से बोला कि इस कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, इस कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि S1 सरफेस पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट रिजल्ट है। अगर हमने किसी कंडक्टर में कैविटी क्रिएट करी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में S1 सरफेस पे चार्ज हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, S1 पे चार्ज कब आएगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि S1 पे चार्ज कब आएगा, तब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में हम कैविटी के अंदर एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, और मान लो चार्ज मेरा वहां पे प्लस Q है। तो कैविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज लेके आ रहे हैं, और ये चार्ज मेरा वहां पे क्या है, प्लस Q है ना। अब देखो, जैसे हम कैविटी के अंदर प्लस Q चार्ज लेके आएंगे, अभी हमने कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दिया है, अब फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, E जीरो तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो Q इन जीरो होना चाहिए। अब Q इन जीरो तभी हो पाएगा ना अगर यहां पे प्लस Q है, तो इसके इनर पे चार्ज आएगा माइनस Q, बाहर पे चला जाएगा प्लस Q।
ठीक है। तो अब इस केस में अगर देखोगे तो जो कैविटी का इनर सरफेस होगा या जो कैविटी का सरफेस होगा उस पर चार्ज आएगा। तो कैविटी के अंदर अगर चार्ज है तो उसके कारण इनर सरफेस पे वहां पे क्या होगा, चार्ज आएगा। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट रिजल्ट हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम चार्ज दे रहे हैं कैपिटल क्यू। जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने कैविटी क्रिएट करी, कंडक्टर को हमने चार्ज दिया कैपिटल क्यू, और कैविटी के अंदर भी क्या कर रहे हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं। फिर से हम गॉस थ्योरम से क्या बोलेंगे, यहां पे अगर प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू, यहां पे अगर माइनस क्यू तो यहां पे क्या हो गया प्लस क्यू, साथ में कैपिटल क्यू। देखो है कि नहीं है, वहां पे कंडक्टर को हमने चार्ज दिया क्यू, कैविटी के अंदर हमने चार्ज लाके प्लेस किया है स्मॉल क्यू। तो गॉस थ्योरम से क्या बोलोगे, यहां पे माइनस क्यू, यहां पे अगर माइनस क्यू है तो यहां पे क्यू प्लस क्यू होगा, तभी दोनों सरफेस का चार्ज मिलके वहां पे क्या देगा, कैपिटल क्यू देगा। क्लियर नहीं क्लियर इतना। फिर देखो वहां पे अब नेक्स्ट हम लोग रिजल्ट क्या डिफाइन कर रहे हैं वहां पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखो ये तो हमारा पूरा क्या था, कंडक्टर था, ये पूरा हमारा कंडक्टर है ना। अभी हमने अंदर कैविटी में चार्ज लेके आया प्लस क्यू, इसको चार्ज दिया क्यू, तो ये तुम्हारा वहां पे चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे एक पॉइंट लो ए, यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं ए, यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं बी, और यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं सी। मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिया है ए पॉइंट लिया है मैंने कैविटी के अंदर, दूसरा पॉइंट मैंने लिया है बी किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, और तीसरा पॉइंट मैंने लिया है सी कंडक्टर के बाहर। अब देखो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो सेंटर पे क्यू चार्ज है, जो सेंटर पे क्यू चार्ज है, और इसके कारण इंडक्शन के कारण अंदर वाले पे जो चार्ज आया है माइनस क्यू। फिर से सुनो आप, ये जो चार्ज है क्यू और ये जो चार्ज है माइनस क्यू, इन दोनों के कारण बी और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्लियर। यहां पे जो चार्ज Q है और यहां पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है माइनस Q, इन दोनों के कारण B और C पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ये रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखना है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखो वहां पे, ये जो बाहर चार्ज है, बाहर चार्ज मैंने लिखा है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। तो ये जो चार्ज है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, ये बाहर सरफेस का चार्ज है। और ध्यान है इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण A पॉइंट पे और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर का जो चार्ज है Q और ये जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, उसके कारण बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। यानी चार्ज हमेशा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा इंडक्शन के कारण जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या हो जाए, 0 हो जाए। सिमिलरली बाहर का जो चार्ज रहेगा उसके कारण सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेकिन अंदर अगर कोई पॉइंट लोगे बी और ए तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगी, 0 होगी। यहां पे ए पे 0 नहीं होगी और यहां पे सी पे 0 नहीं होगी। अच्छा, इसको याद करने का तरीका एक ऐसा भी होता है, इसको हम कई बार इस तरह से भी याद करते हैं कि अंदर के जो चार्ज है, ये चार्ज अंदर के हैं, तो ये अंदर का चार्ज है और ये चार्ज तुम्हारा कौन सा है, बाहर का है। तो कई बार हम इस तरह से याद रखते हैं कि अंदर का जो चार्ज है वो अंदर ही निपट लेता है और बाहर का जो है वो बाहर ही क्या कर लेता है, निपट लेता है।
अंदर का जो चार्ज है वो अंदर ही निपट लेता है, उसके कारण बाहर कुछ नहीं बनता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। सिमिलरली जो चार्ज बाहर का है वो बाहर का बाहर ही निपट लेता है, अंदर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो आगे आज जो लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम यही प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है इतना? अच्छा, अब उससे पहले हम कुछ डायग्राम और ड्रॉ करते हैं कैविटी से रिलेटेड। अब देखो सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करो, वहां पे ये कंडक्टर, इसके अंदर कैविटी, ये कंडक्टर है, इसके अंदर कैविटी। ध्यान है ना, S1 इनर है, S2 आउटर है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने ड्रॉ किया डायग्राम। तो मैंने क्या बोला, यहां पे कंडक्टर का शेप इर्रेगुलर है, लेकिन जो कैविटी हमने क्रिएट करी है वो कैविटी हमने कैसी क्रिएट करी है, कैविटी हमने क्रिएट करी है वहां पे स्फेरिकल। अब देखो जो पहला केस बनता है वहां पे वो क्या बन रहा है, या देखो सबसे पहले ऐसा केस ले लो वहां पे जरा, इसका है समझो कि यहां पे एक स्फीयर है, स्फीयर में हमने कैविटी क्रिएट कर दी। तो अभी हम दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, हर जगह सेम है, इसका रेडियस सेम है, इसका रेडियस भी क्या है वहां पे सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसके सेंटर पे हम प्लस क्यू चार्ज को लाके प्लेस कर रहे हैं। इसके सेंटर पे अगर प्लस क्यू चार्ज को लाके प्लेस करोगे तो यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू। अंदर वाला जो सरफेस है इसको हम S1 बोल रहे हैं, बाहर वाले को S2 बोल रहे हैं। अब देखो S1 पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, S1 पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, S2 पे भी यूनिफॉर्म होगा। ये पहला केस है। फिर दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस बन रहा है कि अगेन ये स्फेरिकल है, कैविटी, जो कैविटी है, कैविटी वहां पे क्या है, स्फेरिकल है। अभी चार्ज मैंने प्लेस किया था सेंटर पे, अब मैं चार्ज को सेंटर पे लाके प्लेस नहीं कर रहा हूं। अब चार्ज को अगर मैं सेंटर पे लाके नहीं प्लेस करूंगा तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अलग होगा। इसका मतलब है कि यहां पे जो माइनस क्यू चार्ज आएगा और यहां पे जो प्लस क्यू चार्ज आएगा, तो S1 इनर सरफेस है तो हम बोलेंगे इनर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, और S2 आउटर का है तो हम बोलेंगे S2 कैसा रहेगा, S2 वहां पे यूनिफॉर्म रहेगा। देखो इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट केस क्या बन रहा है, नेक्स्ट केस बन रहा है अगेन वहां पे शेल है, लेकिन अब जो कैविटी क्रिएट कर रहे हैं वो कैविटी क्रिएट कर रहे हैं वहां पे जो शेप है वो शेप इर्रेगुलर है। अब जो भी स्फीयर का सेंटर है उस पर हम प्लस क्यू चार्ज लाके प्लेस करते हैं। अब देखो यहां पे अगर प्लस क्यू चार्ज लाके प्लेस करोगे तो इंडक्शन के कारण माइनस क्यू आएगा, यहां पे प्लस क्यू आएगा, और हमें मालूम है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब हर जगह रेडियस अलग अलग है यहां पे, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो S1 पे नॉन यूनिफॉर्म, और S2 की अगर बात करें तो S2 वहां पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। देखो ये थर्ड केस हो गया कि नहीं हो गया यहां पे। फिर देखो वहां पे फोर्थ केस क्या बन सकता है कि अगेन वहां पे स्फीयर है, कैविटी का शेप इर्रेगुलर है, और चार्ज जो है वो सेंटर पे लाके नहीं प्लेस कर रहे हैं, चार्ज यहां कहीं लाके प्लेस कर रहे हैं। अब बताओ फिर से चार्ज यहां लाके प्लेस करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट होंगे, तो फिर से हम क्या बोलेंगे, S1 नॉन यूनिफॉर्म, S1 नॉन यूनिफॉर्म, और S2 की अगर बात करें तो S2 वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। देखो है कि नहीं है वहां पे। फिर नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल है, शेप इर्रेगुलर है, और उसमें हमने क्या किया, एक कैविटी क्रिएट कर दी स्फेरिकल, और ध्यान है ये अभी बॉडी का सेंटर है, ये जो है ये बॉडी का अभी यहां पे क्या है, सेंटर है।
सेंटर किसका है? सेंटर है अभी कैविटी का, सॉरी बॉडी का नहीं, ये यहां पे कैविटी का सेंटर है। ये हो गया तुम्हारा वहां पे मेटल। तो यहां पे जो Q चार्ज है, Q चार्ज हमने लाके प्लेस किया इसके सेंटर पे। अब सेंटर पे लाके प्लेस करोगे तो यहां पे -Q चार्ज आएगा, यहां पे +Q चार्ज आएगा। अब तुम बोलोगे S1 पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, लेकिन अगेन यहां पे रेडियस अलग अलग है, तो S2 पे क्या होगा? तो हम बोलेंगे S2 पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट केस क्या बन गया वहां पे? शेप ऐसा, ये कैविटी है, ये कैविटी का सेंटर है। अब चार्ज को मैंने यहां कहीं लाके प्लेस कर दिया। अब चार्ज अगर S1 के सेंटर पे नहीं होगा तो इस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो यहां -Q, यहां पे +Q। अब हम बोलेंगे S1 S2 दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। नेक्स्ट केस क्या आ गया? ये भी इर्रेगुलर, ये भी इर्रेगुलर, यहां पे Q, यहां पे -Q, यहां पे +Q। फिर से हम बोलेंगे S1 S2 दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर चार्ज हमारा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो डिपेंड कर रहा है कि कैविटी का चार्ज मेरा यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर के बाहर का शेप कैसा है और जो कैविटी हमने क्रिएट करी है उसका शेप कैसा है और चार्ज को हमने कहां पे लाके प्लेस किया है। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है चार्ज का वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन। अब आज जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं कैविटी से रिलेटेड, उसमें कॉन्सेप्ट केवल क्या ध्यान रखना है? अंदर का चार्ज बाहर कोई फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। सिमिलरली बाहर के जितने भी चार्जेस रहेंगे, बाहर के जितने भी चार्जेस रहेंगे उनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। किसी एक के कारण बन सकती है, लेकिन बाहर के जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण नेट वहां पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं यहां पे हम न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एन अनचार्ज कंडक्टर ऑफ इनर रेडाई R1 एंड आउटर रेडाई R2, एन अनचार्ज कंडक्टर ऑफ इनर रेडाई R1 एंड आउटर रेडाई R2 कंटेन्स अ पॉइंट चार्ज Q एट द सेंटर एज शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास इस तरह से एक शेल है जिसका अंदर वाले का रेडियस है वहां पे R1 और बाहर वाले का रेडियस है वहां पे R2। तो इनर वाले का R1 है, बाहर वाले का R2 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इट कंटेन्स अ पॉइंट चार्ज Q एट द सेंटर। तो ये जो है ये सेंटर पे यहां पे +Q चार्ज क्या कर रहा है? एनक्लोज कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A, B एंड C। तो यहां कहीं इस पॉइंट को बोल रहा है O, यहां पे एक पॉइंट दिया है A, फिर यहां कहीं एक पॉइंट दिया है B और यहां कहीं एक पॉइंट दिया है C। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? एक तो बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A, B एंड C। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, इफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज केप्ट आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू दी है वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R2 फ्रॉम द सेंटर, देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q एंड चार्ज स्मॉल q। ठीक है ना?
तो अब देखो जरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो जरा, जो भी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें कैलकुलेट क्या करना है, उसमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी। ध्यान ना, ये जो है ये हमारा पूरा मेटल है, ये जो रहेगा ये पूरा यहां पे क्या है, ये पूरा यहां पे मेटल है। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं वहां पे पोटेंशियल की। पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस में हमें पोटेंशियल कहां पे कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ए पे। अच्छा पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहां पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इंडक्शन के कारण माइनस क्यू आएगा, बाहर पे प्लस क्यू आएगा। देखो फर्स्ट केस में और कोई चार्ज को लाके प्लेस नहीं किया गया, तो इंडक्शन के कारण यहां माइनस क्यू, यहां पे क्या आ गया प्लस क्यू। अब मैं अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल देखूंगा तो पहले तो इस क्यू चार्ज के कारण देखो, इस क्यू चार्ज के कारण लिखा जाएगा के क्यू बाय ओ ए, देखो है कि नहीं वहां पे। फिर ये जो माइनस क्यू चार्ज रहेगा उसके कारण पोटेंशियल कितना, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो सरफेस पे बनेगा वही अंदर बनेगा, तो उसको हम लिखेंगे माइनस के क्यू बाय आर वन, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा जो बाहर वाला होगा उसके कारण जो पोटेंशियल सरफेस पे बनेगा वही अंदर बनेगा, तो साथ में हम लिखेंगे के क्यू बाय आर टू। देखो यही पोटेंशियल है कि नहीं है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो तीनों पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा आओ बी पॉइंट पे जरा बताओ, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो इसके लिए बाहर है तो वहां पे लिखोगे के क्यू बाय ओ बी, माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बाय ओ बी, और इसके कारण जो सरफेस बनेगा वही अंदर बनेगा, तो रिजल्ट हो जाएगा के क्यू बाय आर टू। ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो रिजल्ट आ जाता है वहां पे के क्यू बाय आर टू। ये तो हो गया बी पॉइंट का पोटेंशियल। अब चेक करो सी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट तीनों के लिए बाहर है, तो इस क्यू के कारण क्या होगा के क्यू बाय ओ सी, इस माइनस क्यू के कारण माइनस के क्यू बाय ओ सी, इस प्लस क्यू के कारण के क्यू बाय ओ सी, तो अगले स्टेप में रिजल्ट आ गया के क्यू बाय ओ सी। अब चेक कर लो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ रहा है के क्यू बाय ओ ए माइनस के क्यू बाय आर वन प्लस के क्यू बाय आर टू, सही है। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है के क्यू बाय आर टू, और थर्ड में जो आंसर आता है वो आता है के क्यू बाय ओ सी। तो ये तो हो गया पोटेंशियल कहां पे, ए पे, बी पे और सी पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहां पे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब बताओ मुझे यहां पे किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ए पॉइंट पे। सबसे पहले बताओ ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनेगी। तो अब देखो अगर हम इस शेल की बात करें, अगर हम इस शेल की बात करें तो बताओ ये शेल तो न्यूट्रल है कि नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं इस शेल की तो ये शेल तो वहां पे क्या है, न्यूट्रल है, और ये शेल अगर न्यूट्रल है तो इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या, ये पे नहीं बनेगी। यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो केवल इस क्यू चार्ज के कारण बनेगी, और कितनी बनेगी, तो हम बोलेंगे ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी के क्यू बाय ओ ए।
समझ में इतना? ये जो शेल है, ये शेल तो न्यूट्रल है और इस पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन इस क्यू चार्ज के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो फॉर्मूला हो गया के क्यू बाय ओ ए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बी पे। तो एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ए पे, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बी पे। अब प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली है? प्रॉपर्टी मैंने बोली है अंदर के जो चार्ज रहेंगे, अंदर के जो चार्ज रहेंगे वो अंदर ही निपट लेते हैं, उनके कारण बाहर कोई फील्ड नहीं बनती। इसका मतलब है कि ये जो माइनस क्यू है और ये जो प्लस क्यू है, इसके कारण बाहर कोई फील्ड नहीं बनेगी। सिमिलरली बाहर का चार्ज बाहर निपट लेता है तो उसके कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। तो हम बोलेंगे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि बी पॉइंट तो इनसाइड कंडक्टर है और इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब बचा कौन सा? अब बचा वहां पे पॉइंट सी। अब बताओ पॉइंट सी पे किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? तो अंदर के जो चार्ज होंगे Q और माइनस Q, उसके कारण बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो बाहर का चार्ज होगा वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो था शेल के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर का के क्यू बाय आर स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर है, के क्यू बाय ओ स्क्वायर, यहां पे होता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर होता था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? ओसी का स्क्वायर। तो चेक कर लो वहां पे जो ऑप्शन दिया है, पहले का दिया है के क्यू बाय ओ ए स्क्वायर, सेकेंड में जीरो और थर्ड में बोल रहा है के क्यू बाय कितना हो गया? ओसी स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज कैप्ट, तो यहां कहीं एक चार्ज लो कैपिटल क्यू, कितने डिस्टेंस पे है? ये है एट अ डिस्टेंस आर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? इफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज केप्ट आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, then find out the resultant force on charge Q and charge small q। तो बताना है कैपिटल Q पे फोर्स कितना बना और दूसरा है बताना है कि ये जो Q चार्ज रखा है इस पे फोर्स कितना बना। तो अब देखो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वहां पे। अब देखो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो प्रॉपर्टी पहले यूज करो। अंदर का जो भी चार्ज रहेगा उसके कारण बाहर कोई फील्ड नहीं बनेगी। ये चार्ज पार्टिकल तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना जब ये किसी की फील्ड में आएगा। तो अंदर वाले जो चार्ज हैं उसके कारण तो बाहर फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई। लेकिन ये जो Q चार्ज होगा उसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो इस कैपिटल Q के ऊपर फोर्स लगाएगी और फोर्स का फॉर्मूला होगा Q इंटू ई, तो रिजल्ट हो जाएगा के क्यू कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। तो जाना ये फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया है? ये फोर्स एक्सपीरियंस किया है इस कैपिटल Q चार्ज ने। इतना क्लियर हो? इन क्लियर हो? अब नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि ये स्मॉल q कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तब मैंने क्या बोला? बाहर के जितने भी चार्ज हैं, ये चार्ज और ये चार्ज, बाहर के जितने भी चार्ज होंगे उसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो इसके कारण और इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इन दोनों के कारण लगने वाला यहां पे नेट फोर्स भी क्या हो गया? जीरो हो गया। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने प्लेस किया है वो किसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है? वो इस माइनस क्यू के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो इसको हर डायरेक्शन में इक्वली क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो ये माइनस क्यू अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या इस क्यू चार्ज को हर डायरेक्शन में खींचेगा और हर डायरेक्शन में अगर फोर्स सेम है तो रिजल्टेंट फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? तो
इस पे फोर्स आएगा लेकिन इस पे फोर्स वहां पे जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो है? बाहर वाले के कारण कोई फील्ड नहीं बन रही है, लेकिन अंदर का जो इंड्यूस चार्ज रहेगा वो उसके ऊपर फोर्स क्या कर रहा होगा? यूनिफॉर्मली अप्लाई कर रहा होगा, तो नेट फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा? उस पे जीरो हो जाएगा। क्लियर इतना? अब लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, इसको इतना नोट डाउन कर लो वहां पे। फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखो वहां पे, फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कंडक्टिंग की, अब क्वेश्चन में बात कर रहा है नॉन कंडक्टिंग की। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस R if point charge small q is situated at point A which is at a distance r less than capital R from the center of the sphere, then find out the following। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल q, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल q। दूसरा क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और तीसरे केस में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो देखो डायग्राम ड्रॉ करो पहले। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास इस तरह से एक थिन शेल है, हमारे पास यहां पे इस तरह से एक थिन शेल है, और इस शेल का रेडियस कितना है? इस शेल का रेडियस r है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? वहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे दिया है इसका सेंटर C, यहां पे कोई पॉइंट दिया है A, और A पॉइंट पे हमने एक स्मॉल q चार्ज को लाके प्लेस किया है। फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, क्वेश्चन में कंडक्टिंग की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है नॉन कंडक्टिंग की, क्योंकि कंडक्टिंग अगर होगा तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण अंदर वाले सरफेस पे क्या होगा? चार्ज आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज Q। तो इस पे टोटल चार्ज कितना है? प्लस Q है, और ये चार्ज तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर क्या बोल रहे हैं वहां पे? इफ पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट पॉइंट A विच इज एट अ डिस्टेंस R लेस देन कैपिटल R। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो R है, और R की वैल्यू लेस देन कैपिटल R है। यहां कहीं उसने एक शो किया है पॉइंट B। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q। फिर सेकंड केस में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। और थर्ड केस में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। बताओ अब क्या बोलोगे? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग की और नॉन कंडक्टिंग की, तो क्या डिफरेंस क्या है? अगर कंडक्टिंग होता तो यहां पे जैसे ही हम प्लस Q चार्ज को लाके प्लेस करते, यहां पे इंडक्शन के कारण माइनस Q आ जाता, और बाहर वाले पे Q प्लस स्मॉल q आ जाता, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके कारण क्या होता? अंदर जो फोर्स लगता उस पर कुछ फर्क पड़ जाता वहां पे, फिर ये नेगेटिव जो चार्ज अंदर आया वो फोर्स लगा सकता था इसके ऊपर। अब देखो, जो सरफेस पे चार्ज होगा, देखो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि यहां पे इंडक्शन के कारण चार्ज आ जाता अगर कंडक्टिंग होता तो, और ये हमारा यहां पे नॉन कंडक्टिंग है। मैंने क्या बोला? दोनों में डिफरेंस केवल होता है इंडक्शन का। इंडक्शन के कारण यहां चार्ज माइनस Q आता, और यहां पे चार्ज क्या आता? प्लस Q आता। अब बताओ, जो बाहर वाला सरफेस है उस पर चार्ज कैपिटल Q है,
और हमने पढ़ा है कि अगर शेल पे चार्ज Q होता है तो उसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो E इनसाइड जीरो है। हम इसको मान सकते हैं कि शेल के सरफेस पे चार्ज है और उसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। फील्ड जीरो होगी तो इस स्मॉल Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट केस में जो आंसर आता है वो आता है जीरो। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q। इन दोनों चार्ज के कारण यहां पे फील्ड बन सकती है, लेकिन कैपिटल Q के कारण तो फील्ड वहां पे जीरो है, क्योंकि शेल पे चार्ज गया है। शेल के चार्ज के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन इस Q के कारण यहां पे बनेगी और वो वैल्यू आएगी वहां पे KQ/R²। KQ/R² लिख दो या फिर इसको लिख दो KQ बाय कितना, CA²। तो यही तुम्हारी वहां पे क्या रही होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। देखो इतना होगा कि नहीं होगा वहां पे, क्लियर है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है क्वेश्चन के वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो बताना है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर से हम क्या बोलेंगे, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल Q के कारण भी होगी, कैपिटल Q के कारण भी होगी। अब स्मॉल Q के लिए क्या लिखोगे, स्मॉल Q से ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, AB। तो इसको हम लिख दें KQ/AB²। देखो है कि नहीं वहां पे, प्लस ये जो Q चार्ज गया है सरफेस पे तो ये शेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब शेल के कारण सेंटर से डिस्टेंस कितना है, CB। तो रिजल्ट हो जाएगा KQ/CB²। तो यही तुम्हारी वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है ना। तो जो भी डिस्टेंस रहेगा AB और CB डिस्टेंस अगर हमें मालूम है तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर इतना। तो ध्यान ना, कंडक्टिंग होता तो डायग्राम ऐसा बनता, कंडक्टिंग होता तो ऐसा बनता, और ऐसा बनता तो फिर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के कारण तो बाहर कोई फील्ड नहीं बन रही है, लेकिन इसके कारण जो बाहर फील्ड बनती वो फिर बनती KQ कितना हो जाता वहां पे, R² हो जाता अगर ये डिस्टेंस वहां पे क्या होता, R होता। समझना ही नहीं समझना है। यहां पे Q, यहां पे -Q। तो मैंने क्या बोला, अगर यहां पे Q चार्ज होगा तो इंडक्शन के कारण -Q चार्ज आ जाएगा। अब कंडक्टर होगा तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अंदर के चार्ज के कारण बाहर कोई फील्ड नहीं, लेकिन बाहर जो चार्ज रहेगा वो Q+Q, वो तो यहां पे फील्ड क्रिएट कर देगा। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है तो बाहर वाले का चार्ज केवल कैपिटल Q है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कितनी, K∠Q। ये कैपिटल Q है यहां पे, K∠Q अपॉन क्या हो गया, CB²। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, फिर देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज कैप्ड एज शोन इन फिगर। A positive point charge capital Q is kept as shown in figure inside a neutral conducting shell whose center is at C. An external uniform electric field E is applied then. तो देखो यार, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं फिर उसके चार स्टेटमेंट बोलता हूं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग शेल है,
हमारे पास यहां पे कंडक्टिंग शेल है, जो भी कंडक्टिंग शेल है उसका सेंटर है C। फिर यहां कहीं हमने एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q को लाके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया। फिर साथ में हमने अप्लाई करी है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है। यहां पे हमने साथ में अप्लाई करी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, ही बोल रहा है, a positive point charge capital Q is kept as shown in figure inside a neutral conducting shell whose center is at C. An external uniform electric field E is applied then. तो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उससे पहले ये देखो कि इस केस में होगा क्या। तो सबसे पहले तो यहां पे प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, तो उसके कारण यहां पे इंडक्शन होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पे हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग शेल की। अब ध्यान है, यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस साइड डेंसिटी ज्यादा होगी, इस साइड डेंसिटी कम होगी, लेकिन ये चार्ज कितना बनेगा, ये चार्ज बनेगा -Q। अच्छा, ये तो न्यूट्रल है, तो ये अगर -Q है तो बाहर कितना जाएगा, बाहर जाएगा +Q। क्लियर ना। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है कि बाहर का जो भी चार्ज रहेगा, बाहर का जो भी चार्ज रहेगा वो यहां पे अंदर कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। बाहर का जो भी चार्ज रहेगा वो अंदर कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। सिमिलरली अंदर का कोई चार्ज होगा तो वो बाहर फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। इसका मतलब है कि देखो, ये जो Q चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण बाहर तो फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन अब ये जो सरफेस पे चार्ज +Q गया है, वो अब क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करेगा राइट की ओर, क्योंकि जब ये शिफ्ट राइट की ओर करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्रिएट कर देगा, लेफ्ट की ओर सेंटर पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाहर के जितने भी होंगे उसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो कैसे 0 होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सेंटर में कहां है, राइट की ओर है। बाहर जो भी चार्ज गया है वो चार्ज थोड़ा क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करके इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर क्रिएट करेगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो बाहर का जो चार्ज है उसके कारण अब कोई फील्ड नहीं बन रही, नेट फील्ड 0 है। समझे। और अंदर का जो चार्ज रहेगा उसके कारण बाहर फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब चेक करते, 4 ऑप्शन दिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बोलता है फोर्स ऑन Q ड्यू टू E इज 0। फोर्स ऑन Q ड्यू टू E इज 0। बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स बनेगा इस पे, लेकिन इसकी फील्ड और इसकी फील्ड की अगर बात करें, दोनों की कंबाइंड की बात करें, तो इसकी फील्ड और इसकी फील्ड अंदर कैंसिल आउट हो जाएगी, तब तो फोर्स वहां पे 0 होगा। लेकिन अगर केवल इस E की बात कर रहा है तो इसके कारण इस पे क्या बन रहा होगा, फोर्स बन रहा होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो था फोर्स ऑन Q ड्यू टू E इज 0, तो वो तो यहां पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। बताओ, नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। अब चेक करो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस कैपिटल Q पे नेट फोर्स 0 होगा क्या, तब देखो समझो वहां पे ये जो बाहर का चार्ज है, ये जो बाहर का चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके कारण तो यहां पे कोई फील्ड नहीं बन रही है। बाहर का जो भी है उसके कारण कोई फील्ड नहीं बन रही है, तो उसके कारण तो फोर्स 0 हो गया। लेकिन यहां पे जो चार्ज रखा है, ये चार्ज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इस साइड क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस साइड क्या होगा, फोर्स कम लगाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इस पे वहां पे क्या बन रहा होगा, फोर्स बन रहा होगा। लेकिन अगर यही चार्ज तुम्हारा बताओ अगर सेंटर पे होता तो क्या होता, जैसे ये Q होता,
फिर ये माइनस क्यू होता, ये तुम्हारा प्लस क्यू होता। सब क्यू कैपिटल कर दो जरा, जैसे यहां पे क्यू होता, यहां पे माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, ई। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो हो जाती, लेकिन ये जो माइनस क्यू चार्ज रहता वो इसको हर डायरेक्शन में इक्वली फोर्स से खींचता, तब इसके ऊपर नेट फोर्स वहां पे क्या होता, जीरो हो जाता। तो यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है वो इसको यहां पे इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो सेकंड ऑप्शन भी वहां पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू एंड कंडक्टिंग शेल कंसिडर्ड एज सिस्टम इज जीरो। अब चेक करो जरा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू एंड कंडक्टिंग शेल कंसिडर्ड एज अ सिस्टम इज जीरो। तो ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताओ मुझे जरा। अगर हम Q की बात करें तो Q पे तो नेट चार्ज बन रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q एंड कंडक्टिंग शेल कंसिडर्ड एज अ सिस्टम इज जीरो। तो देखो ये सही है क्या वहां पे। और लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल ड्यू टू E इज जीरो। net force acting on the shell due to E is zero। अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q एंड कंडक्टिंग शेल कंसिडर्ड एज अ सिस्टम इज जीरो। तो इनकरेक्ट हो गया वहां पे कि कैपिटल Q पे तो वहां पे क्या बन रहा है, नेट फोर्स बन रहा है। और लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल ड्यू टू E इज जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल, अच्छा तो शेल पे चार्ज कितना है, यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, तो शेल पे नेट चार्ज तो क्या है, जीरो है। और शेल पे अगर नेट चार्ज जीरो है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस शेल के ऊपर, क्वेश्चन में केवल ये पूछ रहा है लास्ट ऑप्शन में कि नेट फोर्स ऑन द शेल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये ऑप्शन वहां पे करेक्ट है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे वहां पे क्या थे, इनकरेक्ट थे। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं वहां पे। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है, अ थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल contains a charge capital Q on it। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वहां पे एक थिन स्फेरिकल शेल है, इस पे चार्ज कैपिटल Q है, कुछ नहीं बोल रहा है तो हम कंडक्टिंग मानेंगे। अ थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स अ चार्ज कैपिटल Q on it। अ पॉइंट चार्ज माइनस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो शेल के सेंटर पे हमने एक माइनस Q चार्ज को लाके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया। अ पॉइंट चार्ज माइनस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड अनदर चार्ज Q डैश इज प्लेस्ड आउटसाइड इट एज शोन इन फिगर। तो यहां पे इसके बाहर हमने क्या किया है, एक और चार्ज Q डैश को लाके प्लेस किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, क्या है क्वेश्चन में, अ थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स अ चार्ज कैपिटल Q ऑन इट, है ना। अ पॉइंट चार्ज माइनस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q डैश इज प्लेस्ड आउटसाइड इट एज शोन इन फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज, द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर इज, तो बताना है कि ये जो सेंटर पे हमने चार्ज रखा है इस पे फोर्स कितना होगा। तो अब देखो समझो, यहां पे माइनस Q है तो इंडक्शन के कारण यहां पे क्या बनेगा,
गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो, यहां पे आ जाएगा प्लस क्यू, यहां पे क्यू माइनस क्यू। देखो है कि नहीं है वहां पे, है ना पे? अच्छा, अब मैंने क्या बोला, बाहर के जितने भी चार्ज होंगे उनके कारण अंदर कोई फील्ड नहीं बनती है। तो ये जो Q डैश चार्ज होगा और ये जो Q माइनस क्यू चार्ज होगा, इन दोनों के कारण अंदर फील्ड जीरो है। तो इन दोनों के कारण तो लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। अब इस पे फोर्स स्केल कौन अप्लाई कर सकता है? ये प्लस क्यू चार्ज अप्लाई कर सकता है। ये चार्ज क्योंकि सेंटर पे है तो ये इसको हर डायरेक्शन में इस तरह से क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। और जब ये इसको हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैविटी के, तो वहां पे हमें यही कॉन्सेप्ट को क्या करना है? यूज करना है। क्लियर? तो अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था, ये आज हमारा कौन सा था? 22nd लेक्चर था अपना, है ना? तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो भी तुम्हारे पास बुक है उससे थ्योरी न्यूमेरिकल अब सॉल्व कर लो। अब जो मेरा अगला लेक्चर आएगा, तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे कैपेसिटर से। क्लियर है ना? तो उससे पहले इस सबको अब क्या कर लो? रिवाइज कर लो। और कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें मिलता है मॉड्यूल में कैविटी का, तो उसको इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है? तो नोट डाउन करो इसको।